Well, let me take an opportunity to introduce my next speaker. She's a qualified, experienced allied healthcare professional with more than 9 years of clinical experience in medical nutrition and therapy and supporting clients through psychology of behavioral change. Karishma's experience ranges from cardiac to public health and weight management. Let's welcome with a big round of applause, Dr. Karishma. Please come on the dais. Sorry, yesterday she corrected me that she's a registered dietitian, so she should be called RD and not DR. Welcome. Thank you very much. Yes. Yeah. Hello, Dr. Rakesh. Thank you. Yeah. Can you hear me? Thank you. Welcome. पहले तो बहुत शुक्रिया इतने शानदार इंट्रोडक्शन का, बहुत काइंड वर्ड्स से, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस फॉर बीइंग हियर टू लिसन टू मी। मेरे को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम लोग कार्डियक के बारे में अगर बात करेंगे तो कार्डियक डिसीजेस एक अम्ब्रेला की तरह है जिसके अंदर बहुत सारे डिसीजेस अगेन फॉल होते हैं, जैसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टैकीकार्डिया हो गया। हर एक डिसीज के लिए एज अ डायटिशियन हमारे पास अलग अलग तरीके के इंटरवेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो हम लोग उस पेशेंट को कैसे डील करते हैं, कौन सा डाइट एडवाइस करते हैं, वो सब एक एक कंडीशन के ऊपर, उनके ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर, उनके फिजिकल एग्जामिनेशंस के ऊपर, उनके वेट के ऊपर, उनकी अदर हिस्ट्री के ऊपर, बहुत सारी चीजों को हम लोग जांच करके उनको एडवाइस करते हैं। आज के सेशन के लिए ये तो मुमकिन नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस, इसीलिए हम लोग काफी इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे और जनरली बात करेंगे कि कैसे आपको अगर ये कंडीशंस फैमिली हिस्ट्री में है तो आप उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ये हिस्ट्रीज है, अगर आपको ऑलरेडी इनमें से कोई कंडीशन है तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं जनरल लेवल के ऊपर। और हम लोग आगे भी बात करेंगे दूसरे फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि अच्छे से नहीं सोना, स्लीप डिप्राइवेशन, स्ट्रेस लेना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको कोई अगर आप खाने के अंदर कोई भी चीज को गिल्ट से खाते हैं तो उसके क्या आपके हेल्थ के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो भी एक बात है। सो माइंडफुल ईटिंग के बारे में बात करेंगे, पोर्शन कंट्रोल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जब भी कोई पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो हमको हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे को ये कार्डियक कंडीशन है, मेरे को क्या फैट्स कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए, क्या मेरे को ये चीज बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो हम लोग पहले हर एक फूड ग्रुप के हिसाब से जाएंगे। सबसे पहले हमारे फूड ग्रुप्स को अगर डिवाइड करें, और हमारे इंडियन डाइट के अंदर तो बहुत वेल बैलेंस्ड है हमारा डाइट, अगर देखने जाए तो हेल्दी वे में देखने जाए तो हमारे 5 फूड ग्रुप्स हैं मेनली। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, हमको हमेशा होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। अगर होल ग्रेन की बात करें तो हमारे गेहूं हो सकते, गेहूं का आटा है, अगर आप मैदा अवॉइड करें तो वो होल ग्रेन हो गया है, ठीक है। आप अगर राइस खाते हैं तो आप ब्राउन राइस यूज करते हैं जिसमें ज्यादा फाइबर है, ठीक है। और फाइबर की अगर बात करेंगे तो अगेन हम लोग उसमें भी जाएंगे डिटेल में, मगर उसमें भी अलग अलग प्रकार के फाइबर होते हैं, तो वो भी हमको बहुत ध्यान रखना है। आपका ओट्स हो गया, आपका आपका अगेन इफ यू टेक अनदर कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपके आपके काफी सारे लेग्यूम्स भी आते हैं जिसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही जरूरी है, उनको अवॉइड न करें। आप वेट गेन के बारे में अगर सोचते हैं तो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि मैदा है, वाइट राइस है, शुगर्स है, इन सब चीजों के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनको हमको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। मगर होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स को हमको डेफिनेटली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स की, बिकॉज प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई है तो अगर आपको रिकवर फास्टर करना है
तो हम लोग प्रोटीन खाते हैं। अगर ट्रेडिशनली भी देखने जाए तो हाँ, हमको खाने के अंदर खिचड़ी दिया करते थे। अभी ना खिचड़ी, व्हेन वी टॉक अबाउट वेजिटेरियन प्रोटीन, वो हमेशा डाउट रहता है नॉन वेजिटेरियन लोगों को कि भाई तुम्हारा प्रोटीन तो कंप्लीट नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज अगर आप दाल को ले ले उसमें एक अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, और राइस को ले ले उसमें अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। वो दोनों कंबाइन होके उसे कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं। तो जनरली अगर देखने जाए तो हमारे ट्रेडिशनली हम लोग जो खाते थे, जो हमारी दादी खाती थी, जो हमारे एंसेस्टर खाते थे, अगर वही डाइट हम लोग आज भी फॉलो करें, वही लाइफस्टाइल अगर हम लोग आज भी फॉलो करें, तो काफी सारी बीमारियों को हम लोग रोक सकते हैं। पहले में तो क्या होता था पहले के टाइम पे कि इतना प्रोसेस फूड नहीं था पहले के टाइम पे। हम लोग जैसा भी डॉक्टर ने बोला कि आप बाहर का खाना खाते हैं, बिस्किट्स हो गए तो वो बाहर का ही खाना होगा। पहले के टाइम पे पैकेट खोल के खाना नहीं खाते थे। ठीक है, कोई भी डायटिशियन के पास आप जाइए, अगर वो लोग आपको ऐसा कोई भी सलाह भी देगा ऐसे कि पैकेट वाला फूड लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस्ड आइटम्स होते हैं, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट कंटेंट हाई होता है। तो प्रोसेस फूड जितना बने इतना अवॉइड करें। ऑलवेज थिंक दैट पैक्ड इज नॉट हेल्दी। अगर आप देखने भी जाए तो फ्रूट्स भी लेते हैं आप, तो फ्रूट्स होल खाए rather देन जूस पिए उसका। बिकॉज आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप जूस निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, तो आप उसको फाइबर जो है उसके अंदर ही सब न्यूट्रिएंट्स है, उसको तो आप फेंक रहे हैं, आप सिर्फ शुगर ले रहे हैं उसके अंदर की। तो ये भी एक अनहेल्दी चीज है। प्रोटीन के बारे में अगर बात करें तो चिकन वगैरह है तो उसकी पूरी स्किन निकाल दिया करें, एंड फिर उसको बॉईल करके फिर उसका कुछ बनाइए, ताकि सारे भी फैट्स हो, जो भी अनहेल्दी फैट्स, वो सब निकल जाए। रेड मीट जितना हो सकता है वो अवॉइड करें। मे बी हफ्ते में एक बार आप रेड मीट ले सकते हो, अबाउट दिस मच। आपके अपने हाथ का जो ये पाम साइज है, आप उतना रेड मीट ले सकते हो, दिस इज अलाउड। हेल्दी प्रोटीन्स के अंदर हमारे लेग्यूम्स, पल्सेस, सीरियल्स, ये सब कुछ आ जाता है, आप वो सब खा सकते हो। इसके अंदर फाइबर भी रहते हैं तो वो भी हेल्दी है हमारे लिए। तो ये सारे प्रोटीन फॉर्म बहुत हेल्दी है, इनको आप ले सकते हैं। आफ्टर प्रोटीन वी विल टॉक अबाउट फैट्स। अगर हम लोग हार्ट के बारे में बात करते हैं तो फैट्स को हम लोग को डेफिनेटली कवर करना पड़ेगा। फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट होंगे तो शायद आपको पता होगा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर अगर देखने जाए तो हम लोगों का बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस कर लेता है, हमको उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। फूड के अंदर से हमको जो छोटी सी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है वो मिल जाता है। तो जितना हो सकता है कि आप एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको अगर ऐसा नाम दे देते हैं, टैग दे देते हैं, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको आपको कंट्रोल में रखना है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को आपको इंक्रीज करना है। एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। वो जैसे कि क्लीनर आपने रखा है घर के अंदर जो सफाई करता है। अगर आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, आप कोई भी कार्डियक कंडीशन है, वेदर वो टेकिकार्डिया है, वेदर वो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, वेदर वो कोई भी टाइप का हार्ट कंडीशन है, जनरली उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके हार्ट के वेसल्स के अंदर कोई टाइप की एक परत जम जाती है, जो फैट की होती है जनरली, या तो फिर कैल्शियम की भी हो सकती है। तो ये चीज को अगर आप देखने को जाए कि इसको जो क्लियर अप करता है ना, वो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो उसको साफ करके रखता है, और एलडीएल इसके ऊपर और गहरी परत बनाता रहता है। तो इससे और आपको इंक्रीज हो जाता है आपकी चांसेस कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है, या तो फिर और उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से अगर एलडीएल को लो करना है तो आप क्या करेंगे, आप सैचुरेटेड फैट्स खाने में कम लेंगे। सैचुरेटेड फैट्स किस में होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सारे के सारे अनहेल्दी चीजों में होते हैं, जैसे अगर आपके कुकीज हो गए, आपके सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, बटर हो गया, लाड हो गया, ऑल दिस फैट्स दैट आर ऑन सॉलिड। अगर कोई भी फैट अगर देखने जाए वो रूम टेम्परेचर के अंदर अगर सॉलिड है, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, और वो आपके लिए हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं इसी बात के बारे में बात करूंगी तो कुछ लोग पूछेंगे कि क्या घी बुरा है हेल्थ के लिए? एक्चुअली घी इतना बुरा नहीं है कंपेयर टू लार्ज एंड मार्जरीन एंड बटर, बिकॉज उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग होती है। उसमें अगर अनदर टाइप ऑफ केमिकल्स भी होते हैं, उसमें फैटी एसिड को इस तरह से मोल्ड किया जाता है प्रोसेसिंग के बाद कि वो ज्यादा आपके लिए
इट्स नॉट क्वाइट हेल्दी फॉर यू। घी आप ले सकते हैं, 1 से 2 चम्मच आप दिन के ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स क्वाइट हेल्दी फॉर यू। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात किया जाए तो उसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। कहाँ पे मिलती है, इनके सोर्सेज क्या होते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड एसिड अवेलेबल इन सनफ्लावर ऑयल, कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के बारे में अगर आप देखने जाए तो लोग कहते हैं, जनरली पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तो पूछते हैं कि ऑलिव ऑयल के अंदर हम लोग कुकिंग कर सकते हैं क्या? ऑलिव ऑयल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कुकिंग ऑयल और एक होते हैं फॉर ड्रेसिंग के लिए, जो आप सलाद के ऊपर से कच्चे वे में यूज कर सकते हो। जो कुकिंग ऑलिव ऑयल होता है उसकी स्टेबिलिटी क्वाइट हाई होती है और उससे आपको फ्राइंग करने में, कुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। उसमें एंटी उसमें कोई और टाइप के प्रोसेसेस नहीं होते हैं जब आप उसे कुक करते हैं। सो वो ऑयल्स आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो। सनफ्लावर ऑयल भी आप यूज कर सकते हो कुकिंग के लिए। उसके बाद ऑयल्स के बाद में बात करें तो फैट्स हेल्दी फैट्स किस में होते हैं? एवोकाडो में भी हो सकता है। तो आप जितना हो सके आप बटर वगैरह अवॉइड करके आप एवोकाडो का भी अगर पेस्ट बना के उसको आप यूज कर सकते हैं, तो और उसके बाद होते हैं नट्स। हैंडफुल ऑफ नट्स शुड बी पार्ट ऑफ योर डाइट। अभी अगर हम लोग हैंडफुल्स ऑफ नट के बारे में बात करेंगे तो काफी पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सुना है कि कैश्यू नट इज नॉट हेल्दी, दिस नट इज नॉट हेल्दी। ऐसा कुछ नहीं होता है। नट इज नॉट हेल्दी व्हेन इट इज प्रोसेस्ड। अगेन, जो हम लोग स्नैक के अंदर पैकेट्स के अंदर आते हैं सॉल्टी नट्स, उसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। उसमें कोई भी टाइप का तेल या बटर यूज करके अगर उसको बुना गया है, उसको फ्राई किया गया है, तो वो सब प्रोसेसेस, कुकिंग प्रोसेसेस मेक्स इट अनहेल्दी। ओके, सो अगर नट्स भी ले रहे हैं तो हमको बेशक हमको प्लेन नट्स लेने हैं और अपने हैंडफुल के हिसाब से, आपके हाथ के हिसाब से। आपका पोर्शन ना आपके हाथ के हिसाब से काफी डिक्टेट करता है। अगर अपने नट्स लिए तो वो अपने हैंडफुल के हिसाब से लो। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो अपने हाथ के पाम के हिसाब से लो। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो अपने हाथ का जो हिप होता है ना, इतना हाथ भर के, वो आप उसके हिसाब से लो। दिस इज पोर्शन साइजेस टू जस्ट चेक, अगर आपके पास कोई चम्मच नहीं है, अगर कोई आपके पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट नहीं है टू मेजर, आप हमेशा तो वेइंग्स के लेके तो हर जगह पे घूम नहीं सकते हम लोग। तो ये सब पोर्शन साइजेस के हिसाब से हो गया। नट्स के बाद, हेल्दी फैट्स के बाद बात आती है फाइबर की। जैसे हमने अभी बात किया कि फाइबर के अंदर सॉल्युबल फाइबर होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। सॉल्युबल फाइबर होते हैं ओट्स के अंदर और काफी सारे फ्रूट्स के अंदर भी रहते हैं सॉल्युबल फाइबर। तो ओट्स के ऊपर काफी सारी रिसर्च की गई हुई है और उसके ऊपर रिसर्च के हिसाब से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 2.2 mg कम हो जाता है अगर आप रेगुलरली ओट्स को कंज्यूम करो। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए, अब ये जैसे हमने बात किया, हेल्दी डाइट, सॉल्युबल फाइबर तो इम्पोर्टेंट है ही है, मगर आपके लाइफस्टाइल के अंदर एक्सरसाइज होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बाद में डेफिनेटली बात करेंगे, इस टॉपिक को भी हम लोग टच करेंगे। सो सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सो ऑल्सो इनसॉल्युबल फाइबर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वो होता है सारे के सारे फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि आपके एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए। अगर आपको हार्ट की बीमारी है और आप कोई भी टाइप के वेस्टिन्स पे हो, सिमवेस्टिन पे हो, तो डेफिनेटली मेक श्योर करें कि आप सिट्रिक फ्रूट नहीं ले इस दवाई के साथ। ये इसके एब्जॉर्प्शन के अंदर, एब्जॉर्प्शन पाथवे के अंदर उसको स्टॉप करती है वो। तो आप सिम्वास्टिन के साथ ग्रेप फ्रूट अवॉइड करें। उसके अलावा आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, केला ले सकते हो, चीकू ले सकते हो। लोग ये भी कहते हैं कि केला और चीकू खा सकते हैं, कि यस ऑफ कोर्स खा सकते हैं, पोर्शन के अंदर आप डेफिनेटली खा सकते हैं। और केला तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर इफ यू हैव हार्ट इश्यूज। उसके अंदर पोटेशियम होता है जो आपके हार्ट बीट करने के लिए वेरी मच इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो ये सारे फ्रूट्स का डेफिनेटली आप अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स कैसे ले? जितने ज्यादा डार्कर होते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल है तो डार्केस्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज वेरी गुड। ऑरेंज वेजिटेबल्स है तो ऑरेंज, डार्कर ऑरेंज कलर। येलो है तो डार्कर ऑरेंज, डार्कर येलो। तो डार्केस्ट कलर्स को ले अपने डाइट के अंदर, उसका इंक्लूड करें। दिन के 5 सर्विंग्स होने चाहिए। तो 3 सर्विंग हो गए वेजिटेबल के और 2 सर्विंग हो गए आपके फ्रूट्स के, जो आप इन बिटवीन स्नैक के तौर पे ले सकते हो फ्रूट्स को। ओके, इज जैगरी और हनी गुड फॉर डायबिटिक्स? देखिए, शुगर होती है,
आपके बॉडी को डिस्टिंग्विश करने की कैपेसिटी नहीं है कि ये कौन से फॉर्म में से आती है। जैगरी कम प्रोसेस्ड होती है, व्हाइट शुगर ज्यादा प्रोसेस्ड होती है, उसके अंदर प्रोसीजर ज्यादा होते हैं, उसके अंदर ब्लीचिंग का यूज होता है। तो इस हिसाब से अगर देखने जाए तो शुगर इज बैड। बट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आप नेचुरल शुगर्स भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप डेट्स ले सकते हैं, 2 से 3 डेट्स ले सकते हैं। सो दैट इज that is okay for you. So I was talking about soluble and insoluble fiber in terms of cardiac diseases. तो soluble fiber के अंदर मैंने जैसे बोला ओट्स का इंक्लूड किया, ये भी किया। आपका अगर आपको देखने जाए तो will dates increase sugar level? Yes, of course it will increase. 3 dates are equivalent to 1 portion of rice. Okay, it will increase, but अगर हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, बिकॉज अगर हम लोग डायबिटिक की बात करें तो वो अलग टॉपिक है, उसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखना पड़ता है कि जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो किस तरह से हीट करके ऊपर लेके जाता है, किस तरह से ड्रॉप करता है नीचे। दैट इज योर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके, तो कोई भी टाइप का शुगर है, वेदर वो डेट्स है, वो फ्रूट्स है, फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होते हैं। डेट्स आपका ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है, उसके अंदर भी एक फ्रुक्टोज का एक मात्रा होती है। सुक्रोज होते हैं, सुक्रोज के अंदर शुगर्स हो जाती है। तो ये सब अलग एक कंप्लीटली बहुत बड़ा टॉपिक है डायबिटीज के ऊपर, और मैं उसके उसके भी आंसर्स इसके बाद डेफिनेटली दूंगी। आप प्लीज अपने क्वेश्चंस के आंसर रखें मेरे लिए। तो उससे शुगर डेफिनेटली बढ़ती है आपकी, मगर अगर आप उसको प्रोटीन के साथ ले, अगर आप डेट्स खा रहे हैं तो एक नट्स के साथ आप अगर डेट को कंबाइन कर देंगे तो वो उसका स्पाइक ऑफ शुगर कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग ने बात की फाइबर्स के बारे में। अभी आता है हार्ट प्रोटेक्टिव डाइट। कुछ लोग कहते हैं मैम हाउ इज शुगर फ्री टैब इंस्टेड ऑफ, sorry I can't read your whole question, just 1 second. Can somebody see the whole question? I cannot see the question, sorry. ओके, सो उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फाइबर्स के बाद, तो हार्ट प्रोटेक्टिव डाइट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज हार्ट प्रोटेक्टिव डाइट, व्हाट इज कार्डियक प्रोटेक्टिव डाइट? तो हम लोगों को डेफिनेटली वो चीजों का इंक्लूड करना है अपने डाइट के अंदर जो कार्डियक इन्फ्लेमेशन को कम करे। जैसे कि आप फैटी फिशेस को ले सकते हैं। फैटी फिशेस के अंदर आता है मैक्रेल, सार्डिन, ट्यूना, ये सब चीजों के अंदर होते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। और अगर आप देखने जाए तो ये ओमेगा फैटी एसिड्स का काम पता है आपको कार्डियक, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वॉलनट्स में होते हैं ये। क्वेश्चन कैन बी एट लास्ट, यस, वॉलनट्स के अंदर होते हैं ये, ब्राजील नट्स के अंदर होते हैं। ब्राजील नट्स अब अगर देखें तो मार्केट में बड़े से नट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें काफी सारी मात्रा में जिंक भी होता है, ये बहुत ही हेल्दी होते हैं हमारे लिए। तो वॉलनट ले ले, आलमंड्स ले ले, इन सब चीजों के अंदर काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। डॉक्टर, इज कॉड लिवर फिश ऑयल गुड फॉर यू? Yes, you can take cod liver fish oil, but do consult your doctor before taking it. हमको आपके recent blood test reports देखने बहुत लाजिम होते हैं इसके अंदर, because we have to look at other parameters as well. So कोई भी टाइप के विटामिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले क्वालिफाइड डाइटिशियन या डॉक्टर से जरूर मिले, अपने ब्लड टेस्ट को उनसे चेक करवाए और उसके बाद ही लीजिए। ओके, और हमने प्रोटेक्टिव बात किया अभी फिश के बारे में। तो आफ्टर फिश और कौन से चीजें हैं जिसके अंदर कार्डियक प्रोटेक्शन होता है? तो फिश के बाद आते हैं हमारे पास मिनरल्स एंड विटामिन। ओके, विटामिन बी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन जो कार्डियक के पेशेंट्स को लेना चाहिए। तो विटामिन बी के अंदर सोर्सेज के अंदर आते हैं अगेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने अभी बात किया, होल ग्रेन फूड। ओके, आप होल ग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं, दिन में 2 स्लाइसेस ब्रेड खा सकते हैं आप। एग आप ले सकते हैं, बट जितना हो सके आप एग योक को अवॉइड करें, आप एग व्हाइट्स भी ले सकते हैं। एग व्हाइट्स का सुबह सुबह में, मैम हाउ इज शुगर फ्री टेबलेट इंस्टेड ऑफ, I will answer this question at the end, sorry. So होल ग्रेन के बारे में मैंने अभी जैसे मैं अभी सब बात कर रही थी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें भी होता है, वो काफी एनर्जी सिंथेसिस में भी काम करता है और कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है वो एक तरीके से। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। गार्लिक
आप गार्लिक का भी यूज कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। गार्लिक इज नोन टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। सेम वे अगर स्पाइसेस की बात करें हम लोग इंडियन खाने के अंदर, तो टर्मरिक इज नोन अगेन फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। तो ये सारे फूड्स का समावेश हमको डेफिनेटली करना चाहिए अपने हर रोज के डाइट के अंदर। ठीक है। आफ्टर ऑल दिस हम लोग अगर बात करेंगे शुगर्स की, बिकॉज अभी जैसे डॉक्टर ने बताया कि शुगर को हम लोगों ने इतना पहले कंसिडर नहीं किया था एज अ कार्डियक के लिए इतना डेंजरस हो सकता है। शुगर वाज ऑलवेज कनेक्टेड टू डायबिटीज इन अ वे। तो कार्डियक को भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपकी देयर इज अ कंपोनेंट इन योर ब्लड टेस्ट। अगर आप लिपिड प्रोफाइल देखें तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होते हैं आपके। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका हाई रहा तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हाई हार्ट अटैक एंड कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू हार्ट डिसीजेस इज क्वाइट हाई। उसके भी चांसेस बहुत हाई है अगर ट्राइग्लिसराइड हाई हुआ तो। अगर पेशेंट आते हैं हमारे पास और वो कहेंगे कि अरे बकर मैं तो ना बहुत स्ट्रिक्टली आपने जो डाइट दी है ना वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, मैंने कोई शुगर नहीं खाई है। मगर अब अगर आप उनकी ज्यादा हिस्ट्री पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग अल्कोहल लेते हैं। वो लोग एटलीस्ट बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, वीकेंड में शायद ज्यादा ले लेते हैं अल्कोहल, या फिर एवरी डे उनको कुछ अल्कोहल की जरूरत होती है। तो ये दो चीजों से बढ़ता है, या तो आप आपके डाइट के अंदर बहुत ही ज्यादा में कार्बोहाइड्रेट्स हाई है, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट हाई है, या तो फिर आप डेफिनेटली अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं। ओनली दिस टू कैन बी द रीजन, देयर कैन बी नॉट एनी अनदर रीजन। इसके अलावा और कोई रीजन हो ही नहीं सकता है। तो ये दो चीजों का खास ध्यान रखें कि जितना हो सके इनको कम करें अपने डाइट के अंदर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको आदत है तो कम्प्लीटली छोड़ दे और एक साथ में ही आप इसको अवॉइड करें, बट डेफिनेटली उसको कंट्रोल में रखें। एडल्ट के लिए एक वीक के अंदर मेल के लिए 4 to 5 सर्विंग ऑफ अल्कोहल इज ओके, इज एक्सेप्टेबल, बट नॉट मोर देन दैट। ओके। उसके बाद अगर हम लोग बात करने जाए तो अल्कोहल हो गया, आपके ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। एम्प्टी कैलोरीज के बारे में भी हमने बात किया। वेट गेन, सो एनर्जी इनटेक एंड एनर्जी आउटपुट। ओके, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्डियक पेशेंट्स के अंदर। खास करके आप फैट कहाँ डिपोजिशन कर रहे हो। अगर आप सेंट्रल ओबिसिटी को ध्यान में रख के देखें तो द फैट्स दैट आर क्लोजर टू योर हार्ट, जो आपका हार्ट से नजदीक होते हैं जो फैट, वो आपको हार्ट के डिसीजेस को कॉम्प्लिकेट करने में ज्यादा वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, दे आर द मेन फैक्टर टू डू दैट। ओके। और जो फैट आपसे अवे होते हैं, हार्ट के अवे होते हैं, जैसे कि फीमेल बॉडीज के अंदर ज्यादा पेयर शेप होते हैं लेडीज, उनके फैट स्टोरेज लोअर बॉडी में होते हैं। तो ये फैट्स कुछ कम होते हैं हार्ट को अफेक्ट करने के अंदर। तो जरूरी होता है कि एक्सरसाइज, अभी हम लोग ने डाइट को तो बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, अभी हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। तो अगेन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रेकमेंड करता है एक वीक का 150 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज। ओके, तो दिन के एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको कोई फॉर्म ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको ऑलरेडी कार्डियक इश्यूज है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करें। आप तभी तक अपने आप को एक्सर्ट करें जहां तक आपको आपका हार्ट बीट पंप होते हुए लगे, कि हाँ मेरा हार्ट पंप हो रहा है, आई कैन फील माई हार्ट पंपिंग, दैट्स इट। डोंट पुश योरसेल्फ, उससे ज्यादा पुश मत करें। अगर आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है तो डेफिनेटली ब्रेक लेके बैठ जाए। वीक के अंदर 2 से 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है? वो आपके मसल मास को इंक्रीज करती है और आपका बॉडी ऑटोमेटिकली एक फर्नेस की तरह बन जाता है, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत भी कभी कभी अनहेल्दी फूड्स डालेंगे। चीट डेज, दो चीट डेज, बट मैं तो कहती हूँ चीट डेज होने ही नहीं चाहिए। आपका डाइट एवरीडे ऐसा होना चाहिए कि इसके थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स होने चाहिए। कभी कभी थोड़ा भी आप ले सकते हो शुगर वाली आइटम एवरीडे, डिवाइड करके रखें। ठीक है। सो ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने फूड ट्रीट जो भी लेते हैं, आप थोड़ा बहुत शुगर खा रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर आप कुछ फैटी भी खा रहे हैं तो उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके खाए, एक साथ में नहीं ले। बिंच मत करे किसी भी चीज का। ओके, अति
किसी की चीज भी अच्छी नहीं होती, चाहे फिर वो पानी ही क्यों नहीं हो, पानी भी सेलुलर लेवल पे डैमेज कर सकता है आपकी हेल्थ को। तो ये भी है। पानी से बात निकली है तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स इतने छोटे होते हैं, हमारे हेयर जो हमारा हेयर है ना उससे भी फाइन होते हैं, तो वो कभी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं प्यास के अंदर और भूख के अंदर। तो हमेशा अगर किसी लोगों को आदत होती है कि बस थोड़ा सा बोर्डम हुआ तो कुछ पकड़ के हमने खा लिया, तो पहले हमेशा अपने बॉडी को एक गिलास पानी दीजिए, वेट कीजिए 10 मिनट के लिए, फिर अपने आप को पूछिए कि क्या सच में मुझे भूख लगी है। और एक क्वेश्चन जरूर पूछे कि मेरे सामने आज एप्पल होता अभी तो क्या मैं एप्पल पकड़ के खा लेती, क्या मुझे भूख इतनी है क्या? कुछ लोग होते हैं कि ऐसे बैठे अरे ये खाने का मन कर रहा है, ये मन कर रहा है, ये भूख नहीं है। ओके, सो डोंट फॉल इनटू दिस प्लेस। तो हमेशा अपने बॉडी को माइंडफुली खाने के लिए, कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अपने बॉडी के अंदर माइंडफुलनेस रखें, गिल्ट नहीं रखें प्लीज। अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं, आप नेगेटिव एनर्जीज के साथ खा रहे हैं ना, वो आपके बॉडी में डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज देगा। गिल्ट के बगैर खाए, आपके कुकिंग मेथड्स पे ध्यान दें। अगर आप कोई भी चीज फॉर एग्जांपल फ्राई करके खा रहे हैं तो ऑफकोर्स उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है, तो वो कैलोरी बढ़ेगी। बेक करे, बॉईल करे, ब्रॉईल करे खाने को, इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान दे। कुकिंग मेथड्स पे भी ध्यान दे, उसमें काफी सारी कैलोरीज कट हो जाएगी आपकी। मैंने जैसे बताया चिकन वगैरह की विजिबल स्किन है उसको निकाल के कुकिंग करें। अगर आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आटे का इस्तेमाल करें बेकिंग वगैरह में। शुगर्स की जगह डेट्स को यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप शुगर फ्री, जैसे कि स्टीविया हो गया, वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये सारे वेज आप कैलोरीज को कट कर सकते हैं अपने डाइट के अंदर। इसके अलावा अगर कार्डियक के अंदर बात करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाएंगे। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए जैसे हमने बताया कि हो सके उतना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपने डाइट में कम लेंगे, और हाई एचडीएल वाली जो चीजें होती है जैसे कि हेल्दी फैट्स हो गए आपके, उसको इंक्रीज रखेंगे तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा। ऑल्सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हैप्पीनेस। ओके, एक स्टडी के हिसाब से वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज को चेक किया गया था। उसके अंदर उन्होंने अलग अलग टाइप की हैप्पीनेस होती है ना, जो एक होती है मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, एक होती है प्यार की, लव की हैप्पीनेस। तो उन्होंने देखा था कि जो ब्लू जोन कंट्री है वहां पे लोग 100 साल से ज्यादा रहते थे और उनको कोई भी टाइप की कार्डियक टाइप की बीमारी नहीं हो रही थी उनको। तो पता करने में फाइंडिंग पे पता चला कि दिस पीपल आर लिविंग इन अ वेरी क्लोज कम्युनिटी, दे हैव समवन, उनके पास कोई है जिसको वो प्यार कर सके। प्यार करना बहुत जरूरी होता है, आपके खाने से भी प्यार करें, आपके पास में आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे भी प्यार करें, बिकॉज आपके ब्रेन के अंदर ना लव नोब्यूल होता है जो फील गुड हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये फील गुड हॉर्मोन्स आपके कार्डियक हेल्थ को भी हेल्दी रखते हैं। So, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टू हैव अ लव, टू हैव अप्रिसिएशन, टू हैव ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। यस, so can I see the questions? Yes. Fruit juices on regular basis is not beneficial at all. Yes, 100%. Fruit juices are absolutely against my recommendation. आप हो सके उतने पूरे फल खाए, बिकॉज जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसके स्किन में है रादर देन जूस के अंदर। उसके अंदर सिर्फ शुगर है, वो एम्प्टी कैलोरीज है। एनी अदर क्वेश्चन? HDL level friendly foods. HDL level friendly foods, food that are rich in monosaturated fatty acids and polysaturated fatty acids. जैसे कि मैंने कहा आपको कि आप कनोला ऑयल ले लीजिए, आप नट्स ले लीजिए, आप कोई भी टाइप के हेल्दी फैट्स जैसे एवोकाडो ले लीजिए, ये सब चीजें हेल्दी होती है, ये सब चीजें हेल्दी फैट्स होती है। ओके, तो ये सब all acceptable fats होते हैं आपके लिए। HDL cholesterol also depends a lot on your activity level. Physical activity करिए, ओके। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिव कैलोरीज भी बर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन के 10,000 स्टेप्स लाजिम ले,
वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Is brown bread okay to eat regular level? Well, brown bread is not actually healthy because brown bread के अंदर क्या होता है, आपकी नॉर्मल ब्रेड को लेके उसमें ब्राउन कलर ऐड कर देते हैं, इसके लिए वो कहलाती है ब्राउन ब्रेड. अगर आप लेबल रीड करें, एक ये भी बात बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन के अंदर, लेबल रीड करना. जी, आई एम बेस्ड इन दोहा, आई एम वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट फर्म हियर, सो लेबल रीड करना बहुत जरूरी है. होल ग्रेन ब्रेड लीजिए, ब्राउन ब्रेड अवॉइड कीजिए. ठीक है. इज gooseberry गुड फॉर हेल्थ? Yes, gooseberries are very good for health. They are rich in vitamin C and they are very rich in antioxidants. Please consume them during the seasons. How much quantity of milk I can take per day? Okay, when we talk about cardiac diseases, dairy products are also of utmost importance. वो बहुत ज्यादा importance पे रहते हैं. Low fat वाला milk आप 250 ml दिन में ले सकते हैं एक बार. ठीक है. और लो फैट के डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, लो फैट चीज भी ले सकते हैं आप, लो फैट योगर्ट भी ले सकते हैं. आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस, इट्स डिफिकल्ट कि मैं सबको फ्लिप करूं, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट. सॉरी अगर मैंने किसी का क्वेश्चंस मिस किया. ओके, एचडीएल के बाद था हाउ हेल्पफुल आर सप्लीमेंट्स? वेल इट डिपेंड्स, व्हाट सप्लीमेंट, आप किस सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, हमको केस टू केस देखना पड़ता है इस सप्लीमेंट्स के ऊपर. फॉर वेट लॉस कैन वी डू जीरो कार्ब डाइट? इज देयर, ऐसा कुछ होता है जीरो कार्ब्स? फ्रूट्स के अंदर भी कार्ब्स होता है, नट्स के अंदर भी कार्ब्स होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें कार्ब नहीं है. वेजिटेबल्स में भी कार्ब है. there is no such thing called zero carbs. So yeah, soaked almonds or dry almonds, which one is better? For absorption nutritional wise, soaked almond are very good for your health. आप रात को उसको सोक करके रख सकते हैं या few hours सोक करके उसका स्किन निकाल के आप उसका कंजम्पशन सुबह में खाली पेट में कर सकते हैं. ये बहुत ही हेल्दी होता है. Okay, question from Mr. Rakesh Gupta. Your view on intermittent fasting? Well, intermittent fasting, like any diet, there is pros and cons. Intermittent fasting के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका फीस्ट विंडो है उसमें आप क्या खा रहे हैं. तो अगेन इट कम्स बैक टू द क्वालिटी ऑफ द डाइट rather than the quantity of the diet. Okay. Intermittent fasting is excellent thing. We'll cover it in the next. Yes, we will cover in a separate talk. It's a good thing if followed correctly. वो एक अलग तरीके, एक अलग completely different topic है. Is almond milk tetra packed one is good for diabetics? Well, almond milk is generally for people who cannot tolerate ये nuts milk इसलिए होते हैं जिसको वो लैक्टोज का इंटॉलरेंस होता है. अगर आपको लैक्टोज का इंटॉलरेंस नहीं है और आप इवन डायबिटिक है, आप नॉर्मल लो फैट मिल्क ले सकते हो. लो फैट मिल्क के अंदर कोई शुगर नहीं है जो आपके डायबिटीज को एक्सेलरेट करेगी अनलेस आप उसके अंदर ऐड कुछ कर रहे हो. तो ketogenic diet, I'm completely not licensed even to talk about them. ये सब एक fat diet होते हैं मेरे हिसाब से. I'm a registered dietitian and I do not advocate any keto diets, any fat diets. My son, I am giving milk, but he is having constipation. What to do? अगर आपको सन को मिल्क से ही कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपको उसके टेस्ट करवाने चाहिए. देखना चाहिए कि वो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है कि नहीं. अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप उसका मिल्क चेंज करके आप उसको नट मिल्क दे सकते हो. कॉन्स्टिपेशन के लिए आप उसको प्रून जूस दे सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है टू हेल्प रिलीव द कॉन्स्टिपेशन. If not butter with bread, what is the alternative? If not butter, you can use peanut butter. Peanut butters are healthier, richer source of fat, as well as you can have protein from them. But make sure that you get the low salt versions. Okay, उसके अंदर low salt वाला version लीजिए. White rice is good. Yes, in right quantity is good. Okay, so एक और चीज आपको मैं समझा देती हूँ, बहुत ही easy है. आप कोई भी एक प्लेट ले लीजिए, ठीक है, उसको मेंटली हाफ में डिवाइड कर दीजिए. हाफ में आधी प्लेट के अंदर होने चाहिए फाइबर, जो आपके सलाद हो गए, कुक्ड वेजिटेबल्स हो गए. क्वार्टर प्लेट में होने चाहिए आपके प्रोटीन,
जो आपकी दाल है, आपके चना है, आपके लेंटिल्स है, आपका फिश है, मीट रेड मीट अवॉइड करें, चिकन है, ग्रिल चिकन है, या तो फिर कम फ्राई किया हुआ चिकन है, कोई भी टाइप का प्रोटीन हो जाने चाहिए। और बाकी के क्वार्टर के अंदर होने चाहिए आपके कार्ब्स। तो आप समझ लीजिए कि एक प्लेट के अंदर कार्ब्स कितने होने चाहिए, ठीक है, हैंडफुल जितना, वो इज ओके, उतना इज अलाउड। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? just a second. Okay, thanks a lot, doctor, for the useful information. Thank you so much, Monica and Anup. Okay, can we take hot water with turmeric in the morning? Yes, why not? मुझे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं दिखता है, जरूर ले सकते हैं आप hot water with turmeric in the morning. Turmeric is good anti-inflammatory. You can take it. Is Sona Masuri rice better or basmati? सी राइस के अंदर जितना ज्यादा प्रोसेस होता है, जितना ज्यादा उसके ऊपर का छिलका निकाल हम लोग देते हैं, उतना उसके अंदर थाइमिन होता है ना, वो चला जाता है। सो द पॉइंट इज टेकिंग राइस दैट इज नॉट टू मच पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड राइस ले। Are figs and apricot good? Yes, they are good. You can take them in small amount. If you are diabetic, you can take couple of them. If you're not diabetic, you can take maybe a little bit more, but in small consistency, because जो भी dry fruit होते हैं उसमें से evaporate होके उसके nutrients तो चले जाते हैं, but उसमें रह जाता है सिर्फ sugar mainly. Yes, figs and apricots do have उसके अंदर vitamins and minerals रहते हैं, but sugars भी ज्यादा रहता है. Thanks doctor, do you take any consultation? Yes, I do take consultations. Doctor से आप बात करके अगर आपको कुछ और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वेरी इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल थिंग. थैंक यू. चिकन विदाउट स्किन और without definitely you can remove the skin of the chicken and then you can grill, bake, steam. ज्यादातर इंडिया में स्टीम करके हम लोग नहीं खाते हैं, but grill baked version is better. Okay, thank you. Any more questions? Thank you very much. Thank you, Dr. Lokesh. I'm sharing my breakfast schedule in front of the dietitian. Okay. I take every morning after reaching to the clinic, of course. Morning I take something like this bottle of water. Okay. Thrice in a week with lemon too. Okay, very good. I take alkalinized water. Next thing, once I reach my clinic, I am carrying with me 350 ml of milk with 6 pieces of almonds, 6 pieces of walnuts, and 2 pieces of dates. Okay. In a blender, and I make that shake and I carry along with it. Reaching here, I take it. Okay. And 2 apples every day. This is my breakfast. Okay. Okay. So you want my your comments? My comments on this. Well, your breakfast is good, but it's not balanced. Okay. What good. Currently अभी आपके पास हो रहा है वो आप 2 एप्पल्स लेके जा रहे हैं, ठीक है. हम लोग एक ट्राई करते हैं कि हम लोग फ्रूट्स को हमेशा स्प्लिट करके लेते हैं. So 1 piece of fruit at a time, as I told you, fructose. Okay. Secondly, आपका जो शेक है उसके अंदर भी डेट्स है शायद, राइट? आपने बोला आपके शेक में आपने आलमंड्स बोला और क्या बोला आपने? आलमंड्स, कैशू नट्स, वॉलनट्स एंड डेट्स है, एग्जैक्टली. सो आपके 2 dates, right? So 2 dates and 2 apples. This is lot of sugar. Okay. Not in the apple I take it separately. Not separately. Okay. Not in the shake. No. But you eat it together in the morning, right? So that's around 11 o'clock. You can reduce that amount little bit, and 350 ml is a little bit more. You can make it 250. That is recommended amount. Okay. Okay. But otherwise, this is very healthy breakfast. much better than what other patients are eating. Light dinner and heavy breakfast. I don't take any dinner. I don't take any dinner. I'm done. Why you do not take? Why you don't take breakfast? I take lunch and I'm done. Okay, so in terms of dinner, I mean, you can take soup or something lighter. The lighter the dinner is better, Anyways, is said in our Indian culture also to have light dinner, right? Khichdi's used to be our dinners. After sunset, I don't take any dinner. That's very good. That's very healthy thing to do, for sure. Yeah. Okay, there was a couple of more questions coming in. I cannot see them now. Anyone wants to share their own personal practices, what they are doing, would they want to get it verified?
She is here to verify. Okay, just a 1 second. Knowledgeable information. Thanks, doctor. Light dinner and heavy breakfast is right. Yes, eat breakfast like a king and dinner as a pauper. So that is saying that's perfectly fine. Do you recommend Dikshit diet? I do not recommend any diet. I recommend healthy eating, balanced eating. Okay, I do not I do not advocate any diets. Light dinner and heavy breakfast. तो बोल दिया. Boiled egg is good. Yes, boiled egg is good. You can have 2 to around 3 eggs a week. Three eggs, 3 to 4 eggs is fine. If you have cholesterol issue, then avoid egg yolk. Okay, otherwise you can take the full egg also. So 3 eggs is fine. How could we book your consultation sessions, please? Okay. So for consultation, I can definitely, you can PM me on my details. I'll give my email address to Dr. Lokesh. He can share my email address. Okay, so okay. After this, I am taking satto That's the last as my question. breakfast. Yeah. There are a couple of more coming, so I'll just answer this last two. Okay, I'm taking sattu as my breakfast, and then rice, dal, and curry at lunch. Yes, sattu is very healthy. It's made from the chana, right? So it's very healthy, and you can take that. That's fine. And rice and dal and curry for lunch. That's fine. It depends on what curry you are taking and how much oil you are putting in. I don't know exactly the amounts of fats and salt in your diet. So, but if it is overall a healthy curry, it's fine. Okay. The only thing is missing in your lunch is, as I told you, half plate fiber. So make sure you are having a well balanced plate. Half plate should be fiber for sure, either boiled vegetable or salad. Okay. How is sprouted green milk? One best tip Yes. I would like you to give to everyone. If like husband and wife are staying, the oil consumption per day, what should be the maximum oil consumption per day, including all meals? Okay, so including all of your meals together, if you are living in a one family, always measure with the spoon. I know it's difficult for Indians and Arabs, we use like this. Total consumption. So yeah, I mean, each meal you can take about 2 tablespoons, 2 to 3 tablespoons is fine. Okay, because it's 2 people, it's 2 portions, right? So we have to check in that context. So okay. How much in ml? You mean? Sorry. How much in ml? You mean 30 ml? Yeah, around one tablespoon is around that much, 20 ml. So yeah, 2 tablespoons is fine. Okay, Himalayan salt. Yes, Himalayan salt or normal salt. Again, with sugar, same thing is with the salt. It depends on the processing. So Himalayan salt is, of course, low in iodine. There is no iodine in it. So it depends on if you have any thyroid conditions, then I'll definitely advise you to go for iodized salt. Pink Himalayan salt is also fine to consume as long as your iodine levels are, normal. South Indian food is mostly rice 3 times: morning dosa, lunch rice, dinner roti. What are your thoughts? What are my thoughts on this? If South Indian dada pardada lived so long, you will also live. You eat according to your genes. Okay, your genetic made up is like that you can tolerate that food. However, your dada pardadas did everything with their hand. They used to walk. There was no mode of transport, whereas you have all the comforts in the life. So now you have to adapt for that. Okay, so increase your fiber intake and reduce your carbs intake for that content. Okay. Well, thank you very much. Did I miss anything? Anybody? I don't want to upset anyone. I don't want to leave without answering. Any other questions left? Sorry. Okay. What about sprouted beans? I said protein supplements like whey protein. Is it safe to take for long term? Why would you need it unless and until you are doing certain kind of exercises? Proteins you can definitely easily get. See, for each individual, it depends on your fitness level. If you are into strength training, lot of muscle building, then you will need more than 1.2 or 1.3 or 1.5 gram of protein per kg of your weight. Okay, but if you're like a normal human being, you need 0.8 to 1 gram per kg.
So this can be easily achieved with your diet. If you are having all this bodybuilding thing, then long-term protein intake is not good. Try to take them for 3 months and take a break between, for 1 month, and then take again. Okay. Also, watch out the ingredients on the protein, packet. Okay, Lokesh ji, we can invite Karishma ji during the next Saturday session also. Yes, please. Definitely, I will try my level best to give some time to you guys. Definitely. Well, I think we should end up the session here, Karishma ji. Thank you very much. You really succeeded in doing your Karishma. Thank you, Mr. Dr. Lokesh. I can only expect that from you. So yeah, thank you everyone. Thank you.